ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ए रैल्फ एपर्सन। परिचय: सत्ता की एक छिपी हुई संरचना। एपर्सन यह दावा करते हुए शुरुआत करते हैं कि हम जो दुनिया देखते हैं, सरकारें, युद्ध, क्रांतियां, आर्थिक चक्र, वह एक गहरी छिपी हुई संरचना की सतह मात्र है। उनका तर्क है कि इतिहास दुर्घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा बनाई गई एक सोची समझी योजना का प्रकटीकरण है। पुरानी विश्व व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक निरपेक्षता, विकेंद्रीकृत शक्ति, पारंपरिक धन। नई विश्व व्यवस्था, सामूहिकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद, केंद्रीकृत सत्ता, वैश्विक शासन। एपर्सन स्वयं को छिपे हुए पैटर्नों के गूढ़ रहस्य उद्घाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका दावा है कि प्रतीक, ऐतिहासिक घटनाएं और राजनीतिक आंदोलन सभी एक ही सदियों पुराने एजेंडे की ओर इशारा करते हैं। प्रस्तावना ही इस विषय की दिशा तय करती है। पाठक को षड्यंत्रकारी दृष्टिकोण से विश्व इतिहास की पुनर्व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अध्याय 1, युगों का संघर्ष। ये अध्याय पूरी पुस्तक की दार्शनिक नींव रखता है। एपर्सन का तर्क है कि मानव इतिहास दो विरोधी विश्व दृष्टिकोणों, व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद के बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष द्वारा आकारित होता है। उनका दावा है कि सामूहिकतावाद, चाहे वो समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद या वैश्वीकरण के माध्यम से व्यक्त हो, अभिजात वर्ग का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि यह सत्ता का केंद्रीकरण करता है और व्यक्तिगत स्वायत्तता को कमजोर करता है। एपर्सन के अनुसार सामूहिकतावादी आंदोलन स्वतःस्फूर्त या वैचारिक नहीं होते हैं, वे सुनियोजित होते हैं। मुख्य तर्कों में शामिल हैं राजनीतिक विचारधाराएं जो एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं, वास्तव में एक ही छिपी हुई शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्रांतियां जमीनी स्तर के विद्रोह नहीं होती, बल्कि सुनियोजित घटनाएं होती हैं। जनता को जानबूझकर सतही संघर्षों में उलझाकर उनका ध्यान भटकाया जाता है, जबकि मुख्य एजेंडा आगे बढ़ता रहता है। एपर्सन इस अध्याय का उपयोग राजनीतिक इतिहास के बारे में पाठक की समझ को पुनर्परिभाषित करने के लिए करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वास्तविक संघर्ष राष्ट्रों या दलों के बीच नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच है। अध्याय 2, प्राचीन योजना। एपर्सन ने कथित षड्यंत्र की उत्पत्ति प्राचीन रहस्यवादी धर्मों, विशेष रूप से मिस्र, बेबीलोन और ग्रीस के धर्मों से जोड़ी है। उनका तर्क है कि इन सभ्यताओं ने गुप्त ज्ञान विकसित किया, जिसे पुरोहितों द्वारा संरक्षित किया गया और गुप्त समाजों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। वह प्राचीन प्रतीकों की व्याख्या करता है, जैसे पिरामिड, सर्वदृष्टि वाली आंख, सर्प, सूर्य चक्र, ओबेलिस्क, छिपे हुए आध्यात्मिक सत्यों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कोडित संदेशों के रूप में। एपर्सन का सुझाव है कि ये प्रतीक आधुनिक संस्थानों में फिर से प्रकट होते हैं, मुद्रा पर, वास्तुकला में, राष्ट्रीय प्रतीकों में, जो प्राचीन गुप्त परंपराओं और आधुनिक शक्ति संरचनाओं के बीच निरंतरता को दर्शाते हैं। ये अध्याय पौराणिक कथाओं, प्रतीकों और चुनिंदा ऐतिहासिक व्याख्याओं को मिलाकर नई विश्व व्यवस्था के पीछे एक प्राचीन वंश की भावना पैदा करता है। अध्याय 3, गुप्त समाज और भाईचारा। ये अध्याय एपर्सन के तर्क की रीढ़ की हड्डी है। वो गुप्त समाजों के एक नेटवर्क की पहचान करता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि ये प्राचीन योजना को आगे बढ़ाता है। फ्रीमेसन, रोसिक्रूशियन, इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन्स, गोलमेज समूह, विदेश संबंध परिषद, त्रिपक्षीय आयोग। एपर्सन का तर्क है कि इन समूहों में गुप्त विद्याओं पर आधारित एक समान दार्शनिक आधार है। उनका दावा है कि इनके सदस्य राजनीति, वित्त, शिक्षा जगत और मीडिया में प्रभावशाली पदों पर आसीन हैं, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंडा को आकार देने में सक्षम हैं। वह दीक्षा अनुष्ठानों को प्राचीन रहस्यमयी शिक्षाओं के प्रतीकात्मक पुनर्मंचन के रूप में व्याख्यायित करता है और सुझाव देता है कि गोपनीयता आवश्यक है, क्योंकि जनता इन संगठनों के वास्तविक लक्ष्यों को अस्वीकार कर देगी। यह अध्याय एक ऐसे छिपे हुए पदानुक्रम की अवधारणा का निर्माण करता है जो राष्ट्रों और संस्थानों से परे है। अध्याय 4, नवयुग आंदोलन। एपर्सन राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण से हटकर सांस्कृतिक आलोचना की ओर रुख करते हैं। उनका तर्क है कि 20वीं शताब्दी में ध्यान, ज्योतिष, समग्र चिकित्सा और आध्यात्मिक बहुलवाद के माध्यम से लोकप्रिय हुआ न्यू एज आंदोलन एक सौम्य आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं,
बल्कि नई विश्व व्यवस्था के लिए एक सोची समझी वैचारिक तैयारी है। वह न्यू एज के विषयों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: वैश्विक चेतना, मानवता की एकता, कुंभ राशि का युग, पर्यावरणीय प्रबंधन, पारंपरिक धर्म का अस्वीकारण। सार्वजनिक मूल्यों को नया आकार देने के उपकरण के रूप में एपर्सन का दावा है कि आंदोलन की एकता और सार्वभौमिक सद्भाव की भाषा एक राजनीतिक एजेंडा को छुपाती है, राष्ट्रीय पहचानों का विघटन और वैश्विक शासन की स्वीकृति। ये अध्याय सांस्कृतिक अवलोकन को षड्यंत्र की व्याख्या के साथ मिश्रित करता है, ये सुझाव देते हुए कि आध्यात्मिक रुझान राजनीतिक कंडीशनिंग है। अध्याय 5, नई विश्व व्यवस्था की राजनीतिक रूपरेखा। एपर्सन ने बताया है कि उनके अनुसार अंतिम वैश्विक व्यवस्था कैसी होगी। उनका तर्क है कि नई विश्व व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल होंगे: एक एकल विश्व सरकार, एक वैश्विक सैन्य शक्ति, एक एकीकृत आर्थिक प्रणाली, एक सार्वभौमिक धर्म, एक निगरानी संचालित समाज। वह संयुक्त राष्ट्र, नाटो, IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इस केंद्रीकृत संरचना की ओर बढ़ने वाले कदमों के रूप में व्याख्यायित करता है। उनका तर्क है कि संधियां, व्यापार समझौते, वैश्विक शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्रीय संप्रभुता को क्षीण करने के तंत्र हैं। यह अध्याय कथित षड्यंत्र की राजनीतिक संरचना प्रस्तुत करता है, जिसमें वैश्विक शासन को दशकों के क्रमिक परिवर्तनों के अपरिहार्य परिणाम के रूप में चित्रित किया गया है। अध्याय 6, आर्थिक रणनीति। एपर्सन का तर्क है कि आर्थिक प्रणालियों को जानबूझकर निर्भरता पैदा करने और केंद्रीकरण को उचित ठहराने के लिए बनाया जाता है। वे निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं: केंद्रीय बैंकिंग, फिएट मुद्रा, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय ऋण, आर्थिक संकट। उनका दावा है कि फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक निजी तौर पर नियंत्रित संस्थाएं हैं जो धन और शक्ति को मजबूत करने के लिए आर्थिक चक्रों में हेरफेर करती हैं। एपर्सन के अनुसार तेजी और मंदी प्राकृतिक नहीं बल्कि सुनियोजित होती हैं। ऋण राष्ट्रों और व्यक्तियों को गुलाम बनाता है। आर्थिक अस्थिरता वैश्विक समाधानों की मांग पैदा करती है। यह अध्याय अर्थशास्त्र को एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित करता है जहां अभिजात वर्ग वैश्विक शासन के लिए समाजों को तैयार करने के लिए उन्हें कमजोर करता है। अध्याय 7, युद्ध एक उत्प्रेरक के रूप में। एपर्सन का तर्क है कि बड़े युद्ध भू राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संरचनाओं को नया आकार देने के लिए रची गई सुनियोजित घटनाएं हैं। उनका दावा है, प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रसंघ को सक्षम बनाया, द्वितीय विश्व युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र को सक्षम बनाया। भविष्य के युद्ध मजबूत वैश्विक संस्थानों को उचित ठहराएंगे। वो युद्धों को मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में देखता है जो भय, आघात और स्थिरता की इच्छा पैदा करते हैं। ऐसी स्थितियां जो आबादी को केंद्रीकृत सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक बनाती हैं। यह अध्याय युद्ध को परिवर्तन के एक रणनीतिक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। अध्याय 8, शिक्षा, मीडिया और सामाजिक अभिधारणा। एपर्सन का तर्क है कि आधुनिक शिक्षा और मीडिया प्रणालियां जनमत को आकार देने और सामूहिक मूल्यों को सामान्य बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। उनका दावा है कि स्कूल पाठ्यक्रम वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद का प्रचार करते हैं, मीडिया की कहानियां अभिजात वर्ग के एजेंडों को सुदृढ़ करती हैं, मनोरंजन सूक्ष्म रूप से गुप्त प्रतीकों को दर्शाता है। वह सापेक्षवाद, वैश्विक नागरिकता और पारंपरिक धर्म के प्रति संदेह जैसे सांस्कृतिक बदलावों को वैचारिक कंडीशनिंग के प्रमाण के रूप में व्याख्यायित करते हैं। यह अध्याय शिक्षा और मीडिया को भावी पीढ़ियों के विश्व दृष्टिकोण को आकार देने के उपकरण के रूप में चित्रित करता है। अध्याय 9, आने वाला सार्वभौमिक धर्म। एपर्सन का तर्क है कि नई विश्व व्यवस्था के लिए एक एकीकृत आध्यात्मिक प्रणाली की आवश्यकता है जो पारंपरिक धर्मों से परे हो। वे इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं: अंतरधार्मिक संवाद, सर्वधर्म आंदोलन, वैश्विक नैतिकता पहल, धार्मिक समन्वय, एक सार्वभौमिक धर्म की ओर कदम के रूप में जो पारंपरिक धर्मों की जगह लेगा। वह चेतावनी देते हैं कि विशेष रूप से ईसाई धर्म को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा या नई वैश्विक विचारधारा के अनुरूप उसकी पुनर्व्याख्या की जाएगी। यह अध्याय धर्मशास्त्र को राजनीतिक षड्यंत्र के साथ मिलाता है, यह सुझाव देते हुए कि आध्यात्मिक एकता राजनीतिक नियंत्रण के लिए एक मुखौटा है। अध्याय 10, प्रौद्योगिकी और शैतान का चिन्ह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से उदाहरण लेते हुए एपर्सन का तर्क है कि आधुनिक तकनीक व्यक्तियों पर अभूतपूर्व नियंत्रण सक्षम बनाएगी। वो इसके बारे में अनुमान लगाता है: डिजिटल पहचान,
कैशलेस अर्थव्यवस्थाएं, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग, केंद्रीकृत डेटाबेस, मॉनिटरिंग नेटवर्क। वो इन घटनाक्रमों को एक ऐसी प्रणाली के अग्रदूत के रूप में देखता है जहां व्यक्ति राज्य की मंजूरी के बिना खरीद या बिक्री नहीं कर सकते। ये अध्याय बाइबल की भविष्यवाणियों को आधुनिक तकनीकी चिंताओं के साथ जोड़ता है। अध्याय 11 अंतिम चरण। अंतिम अध्याय में ये तर्क दिया गया है कि नई विश्व व्यवस्था पूर्णता के करीब है। एपर्सन का दावा है कि राजनीति केंद्रीकरण की गति तेज हो रही है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बदलाव एक रूप हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी पूर्ण निगरानी को संभव बना रही है, वैश्विक संकट अंतिम परिवर्तन को उचित ठहराएंगे। वह सतर्कता, प्रतिरोध और पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटने के आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। पुस्तक का समापन प्रमाणों के साथ नहीं बल्कि एक चेतावनी के साथ होता है। भविष्य छिपी हुई योजना को पहचानने और उसका विरोध करने पर निर्भर करता है। संश्लेषण। एपर्सन वास्तव में क्या कर रहा है? अपनी विभिन्न अध्यायों में द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक व्यापक कथा का निर्माण करता है जो निम्नलिखित को जोड़ती है: प्राचीन धर्म, गुप्त समाज, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक प्रणालियां, सांस्कृतिक आंदोलन, तकनीकी रुझान, बाइबल की भविष्यवाणी, एक एकीकृत षड्यंत्र सिद्धांत में। इस पुस्तक की ताकत इसकी सुसंगति में निहित है। यह जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं के लिए एक ही व्याख्या प्रस्तुत करती है, लेकिन इसकी कमजोरी प्रतीकों, चुनिंदा इतिहास और व्याख्यात्मक छलांगों पर इसकी निर्भरता में निहित है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।